नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णिमा साहू। आज हम सब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम सार्क नाम से जानते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त MA अर्थशास्त्र के सेकंड सेमेस्टर का 4th पेपर है और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका एक हिस्सा है। आइए हम इसी पर आज चर्चा करते हैं। सार्क का प्रमुख बिंदु जिन पर मैं आपको जानकारी दूंगी वह है सार्क की संक्षिप्त जानकारी, इसका संगठन, फिर उद्देश्य या इसके क्या क्या नियम हैं उसके साथ में, इसी तरह से सम्मेलनों का परिचय और महत्वपूर्ण निर्णय, भारत की भूमिका, मूल्यांकन और बाधाएं। तो ये 7 बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही सार्क की संक्षिप्त जानकारी, यहाँ पर सार्क जो है वह दक्षिण एशिया के 7 देशों का संगठन है, जिनका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। सार्क संगठन के अंग्रेजी नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का छोटा रूप है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। सार्क का मूल आधार क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना है। सार्क का विकास धीरे धीरे हुआ है। दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन बनाने का विचार बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया है। जैसा कि इसके नाम से है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात साउथ एशिया के ये 7 देश मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं और इसी को हम सार्क के नाम से जानते हैं। इनके प्रथम महासचिव अबुल एहसान थे। प्रथम सचिवालय काठमांडू नेपाल में, इसी तरह से प्रथम सम्मेलन ढाका में हुआ था। वर्तमान में इसके महासचिव एस्ला रुवान वीरांकु श्रीलंका की है। अब हम आते हैं इसके संगठनों पे। 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशियाई 7 देश, जिसमें कि जो देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन द्वारा सार्क की स्थापना हुई। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इनका 8वां देश बन गया, सदस्य बन गया। सार्क के वर्तमान में सदस्य की संख्या जो है वह यहाँ पर पहले 7 थी, अब 8 हो गई है, जिसमें हम शामिल करते हैं भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अब अफगानिस्तान भी। इनके उद्देश्य क्या है? जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब हम करने जाते हैं तो विश्व को के एक देश अन्य कई देशों से व्यापार करते हैं और व्यापार करने के क्षेत्र में न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक, राजनीतिक हर तरह से सहयोग की भावना विकसित करनी पड़ती है। तो सार्क जो है दक्षिण एशिया के का एक संगठन है, इसलिए दक्षिण एशियाई देश अपने संघ के सदस्य देशों की जनता के कल्याण के लिए एक संघ का इन्होंने निर्माण किया, संगठन बनाया और उन्होंने इन उद्देश्यों को लेकर बनाया है। आइए हम उसको जानते हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से सार्क का यहाँ पर निर्माण हुआ। दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना भी इनका एक मूल उद्देश्य रहा है। सार्क का तीसरा उद्देश्य क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना था, अर्थात प्रत्येक संगठन के सदस्य देश आपसी देशों में सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और खासकर आर्थिक क्षेत्रों में एक दूसरे की सहयोगात्मक भावना से जुड़कर विकास करने में बल देते हैं। इसी तरह से चौथा उद्देश्य है आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। विश्वास पर ही संगठन टिका हुआ होता है और एक दूसरे की समस्याओं को समझकर उचित और अनुचित बात का पता लगाकर देशों को बताना और उस पर क्रियान्वयन करना, यही इनके उद्देश्य का एक मूल हिस्सा होता है। इसी तरह से 5वां उद्देश्य देखें, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग एवं पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना। न केवल आर्थिक, सामाजिक बल्कि
तकनीकी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी यहाँ पर क्या करना है, सहयोग करना है। इसी तरह से अगला उद्देश्य जो है छठवां, वह है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना। और सातवां उद्देश्य है सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना। तो ये सारे हमारे उद्देश्य हुए सार्क के। अब हम आए इनके नियमों पर। उद्देश्यानुसार बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जिस पर अमल करके सार्क देश अपना काम करते हैं, सार्क देश अपने संगठन को मजबूत करते हैं। इनके नियम जो थे, पहला नियम था राष्ट्राध्यक्षों का प्रतिवर्ष सम्मेलन होना, 1 साल में एक बार सम्मेलन होना ही है। उसी तरह से दूसरा नियम इन्होंने दिया कि जो द्विपक्षीय विवाद होंगे वो नहीं उठाए जाएंगे। द्विपक्षीय विवाद क्या होते हैं, दो देशों के बीच जो विवाद होते हैं उसको हम द्विपक्षीय विवाद कहते हैं। तो दो देशों के बीच जो विवाद होंगे उसको यहाँ पर नहीं उठाए जाएंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। उसी तरह से तीसरा नियम है सर्वानुमति से निर्णय लेना, जब सारे देश एकमत हो जाएंगे उसी निर्णय को माना जाएगा। इसी तरह से महासचिव का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा, ये भी एक नियम है। फिर बारी बारी से सभी राष्ट्राध्यक्ष महासचिव होंगे, यह भी कोई एक राष्ट्राध्यक्ष बहुत साल के लिए यहाँ पर महासचिव नहीं बनेंगे, बल्कि बारी बारी से सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष जो होंगे वो महासचिव होंगे। इसी तरह से महासचिव के साथ 3 वर्ष के लिए 4 सहायक होंगे, यानी 4 देशों के लोग उनकी सहायता करेंगे। अगला नियम जो है वो सचिवालय के द्वारा व्यय को पूरा करने के लिए सदस्य देशों में वित्त का अंशदान निम्नानुसार होगा, यानी अंशदान के रूप में हम सहायता करते हैं। जैसे भारत 32% अंशदान देता है, पाकिस्तान 25% अंशदान देता है, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका मिलकर 11% अंशदान देते हैं और भूटान और मालदीव 5% देते हैं। तो इस तरह से ये सारे नियम बनाए गए और इन नियमों पर अमल करके सार्क का संगठन कार्य करता है। अब हम आए इसके सिद्धांतों पर। तो ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है? सबसे पहला सिद्धांत है इनका लाभ का सिद्धांत। सारे देशों को, संगठन के सारे देशों को लाभ होना चाहिए, तो लाभ का सिद्धांत कहता है। इसी तरह से बहुपक्षीय सहयोग का सिद्धांत, किसी भी देश में या राष्ट्र के संगठन में यहाँ पर बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना होता है, उसको हम बहुपक्षीय सहयोग का सिद्धांत कहेंगे। इसी तरह से तीसरा उत्तरदायित्वों के निर्वहन का सिद्धांत, जो भी जिन सदस्य देशों को जो उत्तरदायित्व सौंपा जाता है वह उसका निर्वहन अच्छे से करेगा, उसमें हील हवाला नहीं होना चाहिए। इस उत्तरदायित्वों के सिद्धांत पर यह 3 सिद्धांतों के आधार पर यह संगठन जो है वह काम करता है। सार्क सम्मेलनों का हम बहुत ही संक्षिप्त रूप से एक परिचय यहाँ पर देखेंगे। हर 12 महीनों में शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रथम शिखर सम्मेलन यहाँ पर 7-8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश ढाका में हुआ, जब इसकी स्थापना हुई। द्वितीय शिखर सम्मेलन 16-17 नवंबर भारत बेंगलुरु में हुआ। तीसरा शिखर सम्मेलन नवंबर 87 नेपाल काठमांडू में आयोजित हुआ। चौथा 29 से 31 दिसंबर पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुआ। पांचवा शिखर सम्मेलन 21 से 23 नवंबर मालदीव या मालदीव के माले में हुआ। छठा शिखर सम्मेलन 31 दिसंबर 91 श्रीलंका के कोलंबो में हुआ। सातवां शिखर सम्मेलन 10-11 अप्रैल 1993 बांग्लादेश ढाका में हुआ। आठवां शिखर सम्मेलन 2 से 4 मई 1995 भारत नई दिल्ली में हुआ। नौवां 12 से 14 मई 1997 मालदीव के माले में हुआ। 10वां शिखर सम्मेलन 29 से 31 जुलाई 1998 श्रीलंका कोलंबो में हुआ। इसी तरह से 11वां शिखर सम्मेलन 4 से 6 जनवरी 2002 नेपाल काठमांडू में हुआ। 12वां शिखर सम्मेलन 2 से 6 जनवरी 2004 पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुआ। 13वां शिखर सम्मेलन 12 से 13 नवंबर बांग्लादेश ढाका में हुआ। 14वां शिखर सम्मेलन 3 से 4 अप्रैल 2007 भारत नई दिल्ली में हुआ। 15वां शिखर सम्मेलन 1 से 3 अगस्त 2008 श्रीलंका कोलंबो में हुआ। 16वां शिखर सम्मेलन 28-29 अप्रैल 2010 भूटान के थिम्पू में हुआ। 17वां शिखर सम्मेलन 10 से 11 नवंबर 2011 मालदीव के अड्डू में हुआ। 18वां शिखर सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 नेपाल के काठमांडू में हुआ।
19वां शिखर सम्मेलन 9 से 10 नवंबर 2016 को प्रस्तावित था, जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होना था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया और 20वां शिखर सम्मेलन का निर्धारित होना अभी शेष है। तो इन शिखर सम्मेलनों में आज तक यदि हम देखें तो 2 शिखर सम्मेलन को छोड़कर बाकी 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। कुछ शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण निर्णय सार्क संगठन ने लिए। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के निर्णय जो हैं वो मायने रखते हैं, उन्हीं का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। 8वां सम्मेलन 2 से 4 मई 1995 नई दिल्ली, भारत में हुआ। इनके अध्यक्ष श्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। इसमें जो निर्णय लिए गए वह थे मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साफ्टा की स्थापना किए जाने की बात पर बल दिया गया। दक्षिण साक्षरता वर्ष 1998 को मनाने का निर्णय लिया गया। आवास सुविधाएं 2020 अंत तक सभी सदस्य देशों में के लोगों को, जनता को मिल जानी चाहिए, इस बात पर ध्यान दिया गया। 2002 तक गरीबी मिटाने का लक्ष्य रखा गया। आतंकवाद को मिटाना प्रमुख लक्ष्य रखा गया और विकास कोष की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया, अर्थात सभी सदस्य देशों को विकास करने के लिए एक कोष बनाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह से 10वां शिखर सम्मेलन 29 से 31 जुलाई 1998 कोलंबो, श्रीलंका में हुआ। यहाँ भी कुछ निर्णय लिए गए जो कि आज भी मायने रखते हैं। साफ्टा को 2001 तक जारी रखने का निर्णय, भारतीय बाजारों को सार्क सदस्यों के लिए खोलने का अनुमान, अर्थात भारत के बाजार जो हैं वह अपने सदस्य देशों के लिए पूरी तरह से खुले रहेंगे, इस बात पर भी जोर दिया गया। परमाणु निशस्त्रीकरण की घोषणा की गई और 2002 तक निर्धनता उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। इसी तरह से 11वां शिखर सम्मेलन 5 से 6 जनवरी 2002 काठमांडू, नेपाल में हुआ। इसमें 3 लक्ष्य रखे गए और उन पर कड़ाई से पालन भी किया गया। व्यापार उदारीकरण पर जोर दिया गया, आतंकवाद से सामूहिक लड़ाई पर जोर दिया गया और आतंकवादी संगठनों की मदद पर रोक लगाई गई। 12वां शिखर सम्मेलन 2004 2 से 6 जनवरी 2004 इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुआ। यहाँ पर भी जो निर्णय लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय वह था साफ्टा समझौते पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किए, आपसी व्यापार को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच 1 जनवरी 2006 से समझौता लागू करने का निर्णय लिया गया। सार्क में भारत की क्या भूमिका रही है, भारत कहाँ तक सफल हुआ, असफल हुआ या भारत को इससे क्या फायदा हुआ, इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि सार्क में सर्वाधिक सार्क सचिवालय के कुल वार्षिक व्यय का 32% भाग भारत दे रहा है, अर्थात चूंकि यह संगठन का सबसे बड़ा देश है, सबसे परिपक्व देश है, कहा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह अन्य देशों की तुलना में अच्छी स्थिति रखता है, इसलिए कुल वार्षिक व्यय का 32% भाग भारत देता है। ढाका घोषणा पत्र गरीबी उन्मूलन की जवाबदारी भारत ने ली। इसी तरह से भारत हमेशा ही आर्थिक सहयोग और सहमति प्रदान करता है। 1/3 कार्यक्रम भारत में ही संपन्न होते हैं, यह भी देखा गया है। अभी तक जितने सम्मेलन हुए हैं उसमें से आर्थिक सुरक्षा और सहायता के लिए भारत हमेशा ही तत्पर रहता है अपने सदस्य देशों के, सार्क सदस्य देशों के लिए। इसी तरह से सामूहिक आत्मनिर्भरता के लिए भारत वचनबद्ध है। प्रौढ़ साक्षरता पर 1996 से भारत ने बहुत ज्यादा बल दिया और सदस्य देशों को भी इसके लिए प्रेरित किया। इसी तरह से गैर सरकारी संगठन और स्वयंसेवी संगठन के सहयोग की सिफारिशों को भी भारत ने सार्क संगठन में लागू किया। आर्थिक और सामाजिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और विकास के लिए प्रभावशाली साधन उपलब्ध करवाने में भारत पहले नंबर पर रहा और अभी भी यह है। तो इस तरह से हम यहाँ पर भारत की भूमिका को सार्क सहयोग में एक सुदृढ़ स्थिति में देख सकते हैं। अब आए सार्क का थोड़ा सा मूल्यांकन कर लें और इसकी क्या क्या बाधाएं हैं। मूल्यांकन, राजनीतिक सुरक्षा संबंधी समस्याएं सार्क देशों में है, सार्क देशों के बीच है, लेकिन विकास और सहयोग की संभावना भी यहाँ पर निहित है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह से व्यापारिक सहयोग में वृद्धि होगी जब सदस्य देश अपना पूर्वाग्रह त्याग देंगे। विकास की गति तीव्र होगी यदि सदस्य देश द्विपक्षीय विवादों को न बढ़ाएं और आपसी सहयोग की भावना पर ज्यादा बल दें।
सार्क सम्मेलन सार्क सम्मेलन की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि यहाँ पर जो बाधाएं दिखाई देती हैं, इन बाधाओं को वो क्या करें, दूर करें। तो कौन कौन सी बाधाएं दिखाई देती हैं? शासन व्यवस्था जो है अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की है, इसलिए ये एक बाधा के रूप में दिखाई देती है। इसी तरह से भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, तो स्वाभाविक है यहाँ ये भी एक बाधा के रूप में हमारे सामने आती है। छोटे छोटे देश होने के कारण यहाँ पर आशंकाएं बहुत रहती है कि छोटा देश सक्सेस होगा या नहीं होगा, छोटे देश में कोई उद्योग डालेंगे वह सक्सेस होगा या ना होगा। इस तरह की बातें भी छोटे देश होने के लिए बहुत छोटे देश जो है वो बहुत आशंकित रहते हैं। इसी तरह से विपक्षी विवाद ज्यादा उभरते हैं और समझौता नहीं हो पाता है। दो देशों के बीच जो है विपक्षी विवाद होते हैं और उनमें दोनों ही देश जो है वो हम कहें कि दोनों ही देश यहाँ पर एक मत नहीं हो पाते हैं, जिस तरह से विपक्षी विवाद उभर जाते हैं और समझौता नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि इन सब बाधाओं को यदि हम दूर करें तो यहाँ पर इसके लिए हम ये सुझाव दे सकते हैं कि आपसी सहयोग की भावना को विकसित करें और आपसी सहमति पर अमल करें और शांति और सद्भावना बनाए रखकर यदि हम इस संगठन देश में काम करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन हमेशा ही एक मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ के अल्प विकसित देश जो है वो विकासशीलता को प्राप्त होंगे। धन्यवाद।